ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। दोस्तों, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था अभी तक, है ना। और फिर भी हम लोगों का चैप्टर बहुत छोटा ही हम लोग पार्ट कंप्लीट किए हैं अभी तक। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इस चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और आई थिंक आप लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा बनता है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। क्या ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोगों ने शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेशनलिज्म इंडिया में जनरेट हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर रहा, और उसकी वजह से कैसे हमारा नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो, और लोगों के मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति एंगर था, दोनों किस तरह से रैपिडली ग्रो होना शुरू हुए। हम लोगों ने देखा गांधी जी 1915 में आए, 16, 17 और 18 में उन लोगों ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपने मूवमेंट किए। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रॉलेट एक्ट बनाया गया इन ऑर्डर टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। रॉलेट एक्ट बनने के बाद में हमारे यहाँ से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया, जिसमें 6 अप्रैल और 10 अप्रैल दो इंपॉर्टेंट डेट थी। 6 अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, 10 अप्रैल जो थी एक पीसफुल प्रोसेशन अमृतसर में, जिसके ऊपर अटैक किया गया था ब्रिटिश पुलिस द्वारा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 13 अप्रैल के रोज जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जनरल डायर साहब जो थे, उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, जिसमें हमारे यहाँ के बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि गांधी जी ने चूंकि बहुत ज्यादा ये सब वायलेंस बढ़ता हुआ देखा, और उन्होंने अल्टीमेटली अपने मूवमेंट को विड्रॉ किया। एंड सिंस देन ही वाज एक्सपेक्टिंग अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ बिगर मूवमेंट। खैर ठीक है। उसके बाद में गांधी जी की मुलाकात हुई साहब शौकत अली मोहम्मद अली साहब से, और जो कि आपके ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, उनके सपोर्ट में खिलाफत कमेटी बनाए हुए थे मुंबई में बॉम्बे में मार्च 1919 में। तो वो लोग गांधी जी के पास गए, गांधी जी रिक्वेस्ट किया कि एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाना चाहिए, जिसमें खिलाफत कमेटी के पर्पस को, खिलाफत कमेटी के एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई किया जाए, और ब्रिटिशर्स से उसकी डिमांड्स या ब्रिटिशर्स के से उस चीज के लिए लड़ा जाए। तो गांधी जी ने एक मर्जर किया, जिसमें खिलाफत कमेटी प्लस स्वराज के मुद्दे को, दोनों पर्पस को, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मर्ज करके एक मूवमेंट लॉन्च करने की प्लानिंग की गई। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के 2 सेशन देखे थे हम लोगों ने। कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में जो था कि गांधी जी ने अदर लीडर्स को भी अग्री कर लिया कि भैया हाँ, ऐसा मूवमेंट बनाया जाना चाहिए, है ना। मतलब मुस्लिम्स की एंट्री जो थी कांग्रेस में की जानी चाहिए, ये जो बात थी, मुस्लिम की एंट्री जो थी कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया के स्ट्रगल में की जानी चाहिए, ये बात के लिए गांधी जी ने कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 में अग्री कर लिया। लेकिन उसके बाद में भी जो थे कई लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स जो कई अपने कांग्रेस लीडर्स जो थे, वो लोग 1920 के नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले थे उसका वेट करते हैं। उनका ऐसा मेंटेलिटी था कि इलेक्शन से पार्टिसिपेट करके जब पार्लियामेंट ही अपनी हो जाएगी तो लॉ ही अपने चलेंगे, तो वो इस हिसाब से वेट कर रहे थे नवंबर 1920 के इलेक्शंस के लिए। लेकिन इलेक्शन शायद हो नहीं पाए, और उसके बाद में जो था कि दिसंबर 1920 में वो लोग भी जो थे नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में अल्टीमेटली इस मूवमेंट के फेवर में आ गए, और गांधी जी एक वाइड रूप पे ये जो था बड़ा मूवमेंट जो अपना, जिसको बोला जाता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उसको लॉन्च किए। ठीक है। हम लोगों ने बीच में हिंद स्वराज के बारे में ही पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी की मेंटालिटी या गांधी जी की थॉट क्या थी सत्याग्रह को लेकर, क्या थॉट थी उनकी अहिंसा को लेकर, और इंडिया के फ्रीडम को लेकर के गांधी जी का क्या कहना था। उनका कहना बनता था कि ब्रिटिशर्स हैव सक्सेसफुली British have succeeded in actually ruling India only because of the cooperation of Indians. Okay, and the day Indians stop cooperating Britishers, they would immediately leave the country. तो ऐसा गांधी जी का मेंटेलिटी था, और इसलिए गांधी जी जो थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे। खैर ठीक है, ऐसा चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कैसे मूवमेंट चला। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हमारी हेडिंग है आज की। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को हम लोग पढ़ेंगे 3 बेसिक पार्ट्स में। पहले हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट सिटीज में कैसे चला, है ना, टाउन्स में कैसे चला। फिर हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट रूरल एरिया में, कंट्री साइड में, जिसमें हम लोग विलेज का अलग देखेंगे, ट्राइबल एरियाज का अलग देखेंगे, है ना। और उसके बाद में एट लास्ट हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था आपका प्लांटेशन साइट्स पर किस तरह से चला। ठीक है। तो आइए देखते हैं सब चीजों को, कंटिन्यू करते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट साहब जनवरी 1921 में मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ। जनवरी 1921 में मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ, है ना। और कैसे हम लोग ये मूवमेंट चला, हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग इसकी डेट को फाइनल कर लेते हैं, जनवरी 1921, है ना। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कहां पर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टाउन्स में, कि शहरों में मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा साहब। तो टाउन्स में या शहरों में इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कूल
कॉलेजेस, कोर्ट्स एक्सेट्रा, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस थी, है ना, वहां पे लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू करी। वहां पर लोगों ने जो था जाना बंद कर दिया। मतलब स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, स्टूडेंट्स लेफ्ट द कॉलेज, द एडवोकेट्स, लॉयर्स, दे स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट्स। ठीक है, और इस तरह से टाउन्स में जो था आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट था कि भाई कैसे लोगों ने जो था स्टॉप किया। उससे अब क्या था कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे तो ब्रिटिश लोगों का एक रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो जाएगा, है ना, और वो एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो इंडियंस स्टॉप टेकिंग एनी एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ कोर्ट्स बंद होने लगे। ठीक है, तो द टारगेट वाज टू समवेयर ब्रेक डाउन द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, है ना, उनका मैकेनिज्म जो था, है ना, उनका जो कार्य प्रणाली जो थी उसको कहीं ना कहीं जो था डैमेज करना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा क्या हुआ कि जो असेंबली इलेक्शंस होने थे, है ना, तो असेंबली इलेक्शन जो थे ना वो भी बॉयकॉट कर दिया। असेंबली इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, कि असेंबली इलेक्शंस को लोग बॉयकॉट करने लग गए। बोले भैया ना, नहीं पार्टिसिपेट करना है इलेक्शंस में, करना ही नहीं पार्टिसिपेट। तो पीपल हैव स्टॉप पार्टिसिपेटिंग, है ना, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी इन मद्रास। कि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने साहब जो था नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट को पार्टिसिपेट ना किया। उन्होंने असेंबली इलेक्शन का वेट करना शुरू किया, है ना। तो उनके अपने पर्पस थे, क्योंकि बेसिकली दिस पार्टी वाज ऑफ पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, है ना। इसमें नॉन ब्राह्मण्स लोग थे और कभी भी नॉन ब्राह्मण जो थे ना उनको कभी भी पावर्स में नहीं रहे थे वो। तो दे थॉट दैट असेंबली इलेक्शन इज द ओनली वे टू अचीव सम पावर एंड टू सीट इक्वल टू द ब्राह्मण्स। सो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिवादिता फिर से हमारे आ गई, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल रहा है, बहुत बड़ी वीकनेस रही है इंडिया की फ्रीडम को गेन करने में। खैर ठीक है, तो ये लोग जो थे दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपने देखा। हम लोग इकोनॉमिक स्फेयर में देखें, इकोनॉमिक स्फेयर में देखें कि वहां क्या हुआ। तो इकोनॉमिक स्फेयर में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया झटका हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को दिया। ठीक है, कैसे दिया हम लोगों ने। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। ठीक है, फॉरेन गुड्स जो थे हम लोगों ने खरीदना बंद कर दिए साहब। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स वर सेट इनटू बोन फायर। क्या करने लगे, बड़ा बड़ा कपड़ों को ढेर लगा दिए सब सड़कों पे, खूब सारे कपड़े निकाल कर लाया घर से, सब ला करके जितनी फॉरेन क्लॉथ थे उनको लाके इकट्ठा किया और सब में आग लगा दी, है ना। तो दिस वाज वेरी गुड थिंग कि कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स को, भाई साहब देखिए सिंपल सी बात होती है कि कोई अगर आप पर रूल करने आया है ना तो उसको पेट, उसका भी भूख है, उसकी भी पेट है, उसका भी क्या बोल सकते हैं कमाई की जरूरत होती है। और अगर आपने उसकी कमाई, उसकी इकोनॉमी, उसकी इनकम पे आपने इफेक्ट ला दिया, उसकी इनकम शून्य कर दी, जीरो कर दी, तो डेफिनेटली वो जो है आपको छोड़ करके आपके यहाँ से सब्जुकेशन खत्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो दिस वाज वेरी गुड थिंग व्हाट गांधी जी वांटेड, और यही तो वो चाह रहे थे, नॉन कॉर्पोरेशन। इसी को तो नॉन कॉर्पोरेशन बोल रहे हो। क्या ठीक है, तो फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो गए, फॉरेन क्लॉथ जो थे, है ना, उनको जला दिया गया। ठीक है ना, खादी वाज ब्रॉट एज रिप्लेसमेंट की, खादी पहने थे आप लोग। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लिकर शॉप्स। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, है ना। ठीक है, लिकर शॉप्स जो थी, है ना, उनको बंद कर दिया गया, सब बंद करवा दिया गया, जबरदस्ती फोर्सिबली उनको बंद करवा दिया। लोगों ने बोला बंद करो, शराब की दुकान होना ही। तो लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, है ना, बंद करवा दी गई सब शराब की दुकानें। ब्रिटिश की बहुत बड़ी इकोनॉमी थी शराब से। अच्छा, शराब से तो ब्रिटिश लोग डबल एडवांटेज लेते थे। फर्स्ट तो ये कि साहब पैसा कमा रहे, सेकेंड ये था कि लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली हील कर रहा है ना। तो लोग जो है इतने वीक हो जाएंगे शराब पीने के बाद में, पीने से, कि वो जो ब्रिटिश बोलेंगे उनकी बातों में आ जाएंगे ना। तो उनको एडिक्शन भी क्रिएट करा रहे थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स लोग बहुत खतरनाक थे इस मामले में। ऐसे एडिक्शन उन्होंने चाइनीज लोगों को भी करवा दिया था बिना चाइना गए, अफीम खाने का एडिक्शन। और वो अफीम फिर इंडिया में प्रोड्यूस होकर चाइना जाती थी और उसके बदले में वो चाय पत्ती लेकर के आते थे। तो खैर ठीक है, तो फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ्स सेट इनटू द फायर, है ना, और लिकर शॉप्स वर पिकेटेड।
तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। हाँ, ब्रिटिशर्स का जो इंपोर्ट था ना, इससे कितना इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, कि ब्रिटिश इंपोर्ट इनटू इंडिया है ना वाज रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़ ओनली, है ना। ठीक है, तो ब्रिटिश है ना, यहां पर लिखते हैं इंपोर्ट, तो ब्रिटिश इंपोर्ट जो था ना, ठीक है, वाज reduced from 102 करोड़ टू 57 करोड़ ओनली। और ये कब की बात है? 1921 एंड 1922 के बीच में। भैया 1921-1922 के बीच में यह स्थिति हम लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफ मूवमेंट से कर दी कि ब्रिटिश की इकोनॉमी जो थी सीधा हाफ, समझ रहे आप, उनकी इनकम सीधा हाफ, उनका इंपोर्ट ही हाफ हो गया, है ना। जो इंपोर्ट हाफ हो गया तो बहुत बड़ा ये हम लोग उनको बोल रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहे थे ना। और ये एक चांस था जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया को फ्रीडम गेन हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ होगा? इंडियंस को क्या बेनिफिट हुआ साहब? तो सबसे पहले तो क्या, इंडिया में प्रोडक्शन राइज हो गया, प्रोडक्शन राइज हो गया, मिल्स जो थी है ना वो बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इंडियंस को, है ना, इंडियन वर्कशॉप्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन इन इंडियन मिल्स रोज, एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड। ठीक है, और इंडिया की जो थी रेवेन्यू वो भी बढ़ने लगी, पैसा भी इंडिया का जो था वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, इंडियन गुड्स जो थी वो बढ़ने लगे, इंडियन गुड्स जो थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से देखा जाए पॉजिटिव चीजें इंडिया के लिए हो रही थी। नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बहुत बड़े तरह से पॉजिटिवली जो था इंडिया के ऊपर इफेक्ट ला रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स भी होते हैं सर जी, कुछ कमियां भी होती है इसमें। तो यहां पर जो आपको सब अच्छा दिख रहा ना, इसके पीछे कोई कुछ खराबी भी देखे आप। सबसे पहले स्कूल बन, कॉलेज बन, साहब एक बात बताओ, तो क्या इंडिया के लोग अनएजुकेटेड रह जाएंगे? दे नीडेड स्कूल ना, तो कोई स्कूल ही नहीं था ना। इंडियंस डिड नॉट हैव इंडियन स्कूल, हमारे पास में इंडियन स्कूल इतने नहीं थे कि जितने लोग विड्रॉ हुए थे उतने लोगों को हम एडमिशन दे सके, है ना। तो सबसे बड़ी सफरिंग, स्कूल नहीं थे, कॉलेज तो हमारे यहाँ थे ही नहीं शायद इंडियंस, है ना। दूसरी बात, कोर्ट्स, जब लॉयर्स कोर्ट जाना बंद हो गए तो साहब कोर्ट में केसेस किसके चल रहे थे? अधिकतर इंडियंस की चल रहे हैं। और जब कोई लॉयर हो गई नहीं तो इंडियन की केसेस कौन लड़ेगा? समझना, गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की है, तो उनके पास उनके तो होंगे सरकारी वकील जिनको बोलते हैं साहब, तो वो तो कहीं ना कहीं सेटिंग करवा लेंगे उनकी। और आप जानते हो जस्टिस का नियम होता है, जुडिशरी का नियम होता है कि अगर आप जो है डिसाइडेड डेट के रोज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो केस जो होता है आपके खिलाफ या आपने लगाया है वो कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, और डिसीजन जो होता है वो आपके अगेंस्ट में चला जाता है। समझना चीज को, आपके फेवर डिसीजन नहीं आता। तो ये लॉ तो एप्लीकेबल था उस टाइम पे भी। तो जब इंडियंस के कोर्ट ही बंद हो गए तो इंडिया के लोगों को डैमेज होने लगा, तो नुकसान कहीं ना कहीं जब ब्रिटिशर्स को हो रहा था वहां इंडियंस को भी हो रहा था। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन की एब्सेंस जो थी उससे नुकसान लगा, नंबर 1। नंबर 2, ये असेंबली इलेक्शंस है ना बॉयकॉट हुए, तो हम लोगों के यहाँ जो लोग थे जो चाहते थे कि, या हम लोग बोलते एक हमारे पास एक ऑप्शन था पार्लियामेंट में आने का, वो चला गया हाथ से। नंबर 3 कि जब हम लोगों ने फॉरेन गुड्स पहनना बंद कर दिया, हमने फॉरेन क्लॉथ्स की बलि चढ़ा दी, तो भैया इंडिया के पास क्लॉथ का था, खादी थी, खादी विच इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, खादी बहुत महंगी होती थी और खादी को खरीदना इट वॉज नॉट पॉसिबल बाय फॉर एवरीवन, है ना, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था साहब। ठीक है, तीसरी बात, प्रोडक्शन भी इतना नहीं था, प्रोडक्शन भी
इतना नहीं था, प्रोडक्शन भी कम था, समझा। मिल्स इतनी नहीं थी इतना ज्यादा प्रोड्यूस वो कर सके ना, सफिशिएंटली सबके लिए प्रोड्यूस कर सके। तो क्या 3 बातें थी? सबसे पहली बात कि साहब नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, ठीक है। नंबर 2, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सो ऑल couldn't afford to buy it, है ना। खादी इतना महंगा था कि सब लोग उसको खरीद नहीं सकते थे, बाय नहीं कर सकते थे, है ना, ठीक। इट वॉज नॉट पॉकेट फ्रेंडली। तीसरी चीज क्या थी साहब कि जो प्रोडक्शन हो रहा था इट वॉज नॉट सफिशिएंट, है ना। द प्रोडक्शन इन इंडियन मिल्स was not sufficient नहीं था। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो थे वापस हो गए, विड्रॉ कर गए, मूवमेंट छोड़ करके निकलने लगे, ठीक है। लॉयर्स जो थे वापस अपने कोर्स को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और लोग जो थे वो खादी नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों ने खादी का विचार त्याग दिया। और कहीं ना कहीं जो था हमारे इस मूवमेंट को शहरों में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलकर के वापस से जो था विड्रॉ होने लगा। तो अल्टरनेटिव्स नहीं होने की वजह से हम लोग सक्सेसफुली इस मूवमेंट को चला नहीं पाए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम देखते हैं गांव में क्या हुआ, चले ठीक। तो हम आगे देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट इन द रूरल साइड, है ना। रूरल साइड या गांव में किस प्रकार से नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट आपका चला। इसको मैंने जैसे कहा कि आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले अपन देखते हैं विलेज एग्जैक्टली कैसे हुआ और फिर ट्राइबल एरियाज में कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं विलेज से। तो विलेज में हम लोग देखते हैं कि जब गांव में किस प्रकार से इसको लेकर के चले। तो हमारे पास इसमें 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं बाबा रामचंद्र सन्यासी। बाबा रामचंद्र सन्यासी, तो ये कौन थे पहले समझिए, है ना। ये एक इंडियन फिजियन थे, है ना, मतलब इंडिया के फिजी के रहने वाले थे। समझना चीज को, आपको पहले ही पता है कि बहुत सारे लोगों को इंडिया से जब बॉन्डेड लेबर दूसरी कंट्री में ले जाया जाता था, प्लांटेशन और दूसरी साइट्स पर लगाया जाता था काम पर, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे इनको भी वहां पर फिजी में ले गए और वहां प्लांटेशन पे लगाया था, जहां से भाग के आ गए। समझना चीज को, ये वहां से भाग करके आ गए और वहां से भाग करके आ गए और इंडिया में एक सन्यासी बन गए, साधु बन गए। साधु बनने के बाद में फिर इनको लगा कि कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना चाहिए। तो जो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे ये किसानों से मिले, ठीक है। किसानों से मिले और किसानों से मिलकर के किसानों को जो था अंग्रेजों के जो कठोर जो नियम चल रहे थे, जो बोल सकते हैं रिप्रेशन स्किल्स चल रही थी, जो रिप्रेशन एक्ट चल रहे थे जितने भी सारे, है ना, और टैक्सेस जबरदस्ती वसूलना, रेंट्स हायर कर देना, जो टेनेंट्स होते थे पेजेंट उनको रेंट्स हायर कर देना, और जो पेजेंट जो होते थे एज ए लेबर काम करते थे तो उनको परेशान करना, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट में बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे पेजेंट्स को एनकरेज कर रहे थे कि दे शुड फाइट, दे शुड कम अहेड एंड दे शुड फाइट, ठीक है। तो ये सारे जो लोग थे बाबा रामचंद्र सन्यासी का बहुत सम्मान करते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात को बहुत अच्छे से समझते थे और मानते थे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें एक इल सिस्टम में एक टर्म आएगी जिसको याद करना है आपको, है ना, ठीक है। वो कौन सी? बेगार। बेगार ये गांव में जनरली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड। बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट, है ना, वर्क विदाउट पे, ठीक है। तो क्या किया जा रहा था कि किसानों को फोर्सिवली बेगार करवाई जाती थी उनसे, है ना। द पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू डू बेगार, दे वर नॉट पेड फॉर व्हाटएवर दे वर वर्किंग, ठीक है। तो ये बहुत ही खराब ईल सिस्टम जो चल रहा था, ये चल ही रहा था, ठीक है। तो वन इज बेगार, है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं, है ना, हाई रेंट्स, है ना, ठीक है। हाई रेंट्स वसूले जाते थे किससे? फ्रॉम टेनेंट्स, किसानों से, किराएदार किसान से, ठीक है।
इसके अलावा बात कर सकते हैं अपन क्या, हायर रेवेन्यूज दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो थे एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, पेजेंट्स जो थे, वो लोग परेशान थे, ठीक है। और इन सब में जो कल्प्रिट थे, करवाने वाले लोग थे, वो कौन थे, लैंडलॉर्ड्स। कौन थे, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड लोग क्या करवा रहे थे, ये इस तरह का काम करते थे, लोगों से बेगार करवाते थे, लोगों से किराया ज्यादा लेते थे जमीनों का, कि लोगों से जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो जमीनों का वसूल करते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वसूल करते थे। तो किसी ना किसी से किसान लोग जो बहुत परेशान थे, तो बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज अ लाइट टू दोज पेजेंट्स, ठीक है। वो उन किसानों के लिए एक प्रकाश समान थे, एक होप की रे थे वो, है ना। तो उनसे लोग जुड़ने लगे, कनेक्ट होने लगे, ठीक है। और बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे, ठीक है, इनसे कनेक्ट होने के बाद में लोगों को एक उम्मीद दिखने लगी कि यार कहीं ना कहीं जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, अब जो है वो बोले ना जस्टिस का टाइम आ चुका है। इधर बात करते हैं हम लोग, दूसरे में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया, when he met Baba Ramchandra Sannyasi, तो he also announced to the public, to the people, कि भैया आप लोगों को जो है गांधी जी एक बहुत जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है ना। वी हैव टू टेक आवर थिंग्स बैक, है ना, हमें हमारी चीज चाहिए। वी वांट फ्रीडम, वी वांट स्वराज, एंड टू गेट द स्वराज वी आर नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वी विल डू सत्याग्रह विद फुल नॉन वायलेंस। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ही अरेंज अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ठीक है। तो अवध किसान सभा अरेंज की गई। बताया जा रहा है कि विद इन अ मंथ 300 कमिटीज वर सेट अप, 300 सभाएं बनाई गई, है ना। सभाएं कितने दिनों में, ओनली इन मंथ, इन अ मंथ, ठीक है। कब की बात है, शायद से अक्टूबर 1920 की, अक्टूबर 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभाएं सेटअप करी। और बताया जा रहा है एक महीने में करीब 300 किसान सभाएं उन्होंने सेटअप कर डाली थी। समझ रहे चीज को, ठीक है। इसके अलावा नाई धोबी बंद, हिंदी वर्ड ऐसा है, ध्यान रखिएगा। नाई धोबी बंद, नाई मतलब बार्बर एंड धोबी मतलब वॉशरमैन। तो ये लोगों ने भी काम करना बंद कर दिया। दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एंड दे आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, है ना। दे स्टॉप्ड वर्किंग फॉर ब्रिटिशर्स, कि भैया नहीं करना काम, है ना, भूखे रह लेंगे लेकिन हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट स्वराज, वी वांट फ्रीडम। So this is how the non-cooperation खिलाफत मूवमेंट was moving ahead in the rural side, है ना। गांव तरफ इस तरह से जो था आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। अब ये तो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, अब इसका भी नेगेटिव, है ना। जैसे हम लोगों ने सिटी एरियाज में देखा था, टाउन साइड देखा था, वैसे इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो क्या ड्रॉबैक्स थे वो समझते हैं कि जब ये किसान सभाएं चलती थी, जब इस प्रकार से ये लोग पेजेंट्स को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तैयार कर रहे थे, तभी क्या होने लगा था कि जब 1921 में जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक्चुअल स्टार्ट हुआ, तो कई किसानों को समझ में नहीं आया कि व्हाट इज स्वराज एंड हाउ टू गेट इट, एंड रादर देन बीइंग नॉन वायलेंट दे बिकेम वायलेंट। दे अटैक द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स, है ना, सॉरी, दे अटैक द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स, तालुकदार्स के घरों पर अटैक किया 1921 में और उनको डैमेज करने लगे, ग्रेन्स लूटने लगे, और इस तरह से जो था पूरा का पूरा मूवमेंट जो एक नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट चलाना था उसको वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो समझ रहे हैं आप लोग, सिटी में लोग वापस आ चुके थे क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं थे, और गांव में लोग जो थे वो वायलेंट हो चुके थे, अटैकर्स बन चुके थे, है ना। और वो अटैकर्स भी कैसे, गांधी जी के नाम से अटैक करते इन द नेम ऑफ गांधी, बिकॉज दे थॉट, उनको ऐसा लगा कि गांधी राज आ गया भैया, बहुत बड़ा सिस्टम लगा, अब जमीनें अपने को मिल जाएगी, वी विल बी कॉल्ड एज द ऑनर ऑफ अवर लैंड, और ऐसा सोच के वो लोग अटैक करने लगे।